Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 27 फरवरी 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सऊदी अरेबिया को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये एक नेशनल कैंपेन है, बट इसका पर्पस क्या है वो आपने बताना है। ऑप्शन ए बोलता है टू रिहैबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन्स एंड प्रोवाइड देम विद सूटेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास में अपना प्रॉपर घर नहीं है, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है ना, उनको यहाँ पर उनके जो राइट्स हैं वो देना, प्लस यहाँ पे उनको एक लाइवलीहुड का जरिया प्रोवाइड करवाना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इस राष्ट्रीय गरिमा अभियान ये एक नेशनल कैंपेन का जो पर्पस है वो है सेक्स वर्कर्स को रिलीज़ करना, जो वो प्रैक्टिस कर रही हैं, जो एक काम कर रही है वहाँ से उनको रिलीज़ करना और एक दूसरा यहाँ पे जीवन जीने का जरिया प्रोवाइड करवाना, दूसरा एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना। या फिर तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है इसका पर्पस है जो भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ना, आपने देखा होगा काफ़ी बार जो लोग हैं उनसे जो गटर्स होती हैं वो यहाँ पे साफ़ करवाई जाती हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रैक्टिस है इसको यहाँ पर ख़त्म करना, प्लस यहाँ पे जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स जो ये काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से जो अलग से सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना, उनको यहाँ पे उनके जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करवाना। फिर उसके बाद में चौथा स्टेटमेंट बोलता है कि इस कैंपेन का पर्पज़ है जो भी बॉन्डेड लेबर्स, जो बॉन्ड के बेसिस पर यहाँ पे लेबर्स को रखा गया है उनको रिलीज़ करना और अगेन यहाँ पे उनको अपने जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करवाना, उनको रिहैबिलिटेट करना। तो बताओ कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी लोगों को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अच्छा, उस आर्टिकल को आगे डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना, और इसको देखने के बाद जब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा तो वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लो वीडियो प्ले हो रहा है, फटाफट इसको देखो। Introducing the new horizon for Riyadh, a new icon, the Mukaab, the world's first immersive experiential destination. A gateway to another world. Step inside and it's unlike anything you've ever seen. At a scale that's unprecedented. Big enough to hold 20 Empire State Buildings. Where you and those around you enter a new reality. Transporting you to Mars one day and magical worlds the next. Where your retail experience is completely reimagined. And hospitality, leisure, and entertainment reach new levels, all in breathtaking, ever-changing environments. This is the new face of Riyadh. Experience a new horizon. तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर इस आर्टिकल की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। फिर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पे इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। देन उसके बाद जाकर मैंने इस आर्टिकल को थोड़ा सा उठाया है और थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो आपने वीडियो देखा है उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बताऊँगा आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली यहाँ पर एक डिज़ाइन दिखाया है, और वो जो डिज़ाइन है वो एक बिल्डिंग का है। वो इमारत आपने देखी है, ठीक है, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। उसको बिल्ड किया जाएगा 2030 तक, और उसको जो नाम दिया गया है द मुकाब।
ठीक है, तो द मुकाब का नाम दिया गया है। वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है द मुकाब नाम की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर बनाई जा रही है, तो सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है, जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स देख पा रहे होंगे। द मुकाब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉडर्न डाउनटाउन टू बी डेवलप्ड इन रियाद। इस प्रकार से और भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स है वो यहाँ पर पिछले 2-4 दिनों में या फिर कह सकते हो पिछले एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल मुझे मिला एक्सप्लेन सेक्शन पर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल से यहाँ पर मेंशन की गई थी, उसके बेसिस पर यहाँ पे इस आर्टिकल को मैंने लिया। देन बताया ये जा रहा है कि जो ये मुकाब है ये क्यूब शेप का, आपने देखा ना पूरा की तरह से जो ये इमारत है इसको क्यूब शेप में बनाया गया है, और बनाया नहीं गया है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया में यहाँ पर इसको बनाया जाएगा पूरी तरह से, 2030 तक इसको डेवलप करेंगे। बेसिकली अभी जो ये डिज़ाइन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इवन बोला जा रहा है इसका साइज़ बहुत ज़्यादा मैसिव होने वाला है, कि जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है ना, ऐसी कई बिल्डिंग यहाँ पर इस पूरे इमारत के अंदर में आ सकती हैं। ये यूएस की यहाँ पर एक सबसे फेमस बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो हमारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स की लिस्ट है ना, उसमें से एक वन ऑफ द टॉप पर आने वाली बिल्डिंग है ये वाली। तो ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर इसके अंदर आ सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, वैसे इंग्लिश में तो आपने वीडियो देख ही लिया है। अब देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने अभी इसी महीने की बात है फरवरी की, तो फरवरी में यहाँ पर इस प्रकार का जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है वो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। ये जो पूरी तरह से एक शहर कह सकते हो पूरा डिज़ाइन कर रहे हैं, शहर का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरह से यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, अट्रैक्टिव चीज़ें होने वाली हैं। इवन जो आपने अभी दीवारें देखी थी ना, उस पर काफ़ी, जैसे अवतार मूवी आपने देखी है, अवतार मूवी में जिस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही थी वैसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर भी देखने को मिली हैं। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न यहाँ पर यह है कि ये जो पूरा शहर बनेगा, इसकी जो मतलब जो पूरी बिल्डिंग बनने वाली है, इसकी जो इमारत है, इस इमारत को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि इसमें पूरी तरह डिजिटल और वर्चुअल जैसी चीज़ें नज़र आएंगी। आपने बीच में देखा होगा जो पत्थर हैं, जो रॉक्स हैं, वो उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, वो सब यहाँ पर वर्चुअल जो चीज़ें हैं वो सब ऐड की गई हैं। वो ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसी यहाँ पर 3D चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। ठीक है, और इस जो ये बिल्डिंग है जो बनाई जा रही है, इमारत बनाई जाएगी, इसका जो नाम है वो क्या है, द मुकाब नाम रखा गया है। कहाँ पर है, रियाद में। रियाद के जो खासकर बीच वाला हिस्सा है, जो मिडिल रीजन है, बिल्कुल वहाँ पर इस बिल्डिंग को बनाया जाएगा। इसको न्यू मुरब्बा भी आपने देखा होगा, न्यू मुरब्बा बोला जा रहा है। न्यू मुरब्बा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको बनाने वाला जो कंपनी है ना, उसका नाम है मुरब्बा। ठीक है, तो इस शहर में क्या क्या होगा, यानी कि जो पूरा की तरह से एक पूरा जो सिटी डेवलप कर रहे हैं, पूरा जो इमारत यहाँ पे बन रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, जैसा आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। थिएटर, हॉस्पिटल, रिटेल मार्केट, होटल, म्यूजियम, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इवन ये बहुत बड़े बड़े नंबर पर होने वाले हैं, 9000 से ज़्यादा होटल बनाए जाएंगे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर लगभग 1,04,000 से ज़्यादा जो परिवार हैं उनके रहने के लिए घर होंगे, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा सा वर्चुअल रियलिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन है, जो दीवारें हैं, उसमें डिजिटल और वर्चुअल जैसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पूरा शहर यहाँ पर डिजिटल और वर्चुअल होगा। इस प्रकार से आपने अलग अलग जो एक तरीके से वीडियोज़ टाइप की जो चीज़ें चलती हुई नज़र आई हैं, है ना, स्ट्रक्चर्स आपने अलग अलग देखे हैं। इस प्रकार का एक सीन आपने अभी देखा था, वो सब आपको बिल्डिंग के अंदर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी लोग अगर घुसेंगे इसके अंदर तो लगेगा किसी दूसरी दुनिया में ही पहुंच चुका है। जैसे आपने अवतार मूवी के अंदर देखा है, जैसा सारा सीन जनरेट किया गया है, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर जो स्ट्रक्चर या सीन है वो नज़र आने वाले हैं। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार इसको क्यों डेवलप किया जा रहा है। इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि देखो, सऊदी अरब एक ऑयल रिजर्व कंट्री है जहाँ पर बहुत सारा कच्चा तेल प्रोड्यूस किया जाता है, और वो जो तेल है वो अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करता है ये देश, और इवन इंडिया भी बहुत सारा तेल यहाँ से परचेज़ करता है। दुनिया भर में इस तेल को एक्सपोर्ट करता है ये सऊदी अरब। तो जब हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो बोला जा रहा है कि इनकी जो 80% कमाई है, 80% जो इनकी इनकम है ना, वो डायरेक्ट तेल से ही होती है। तेल बेचकर यहाँ पर ये लोग ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ पर सर्वेज़ हैं, कुछ स्टडीज़ हैं। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है, उस सर्वे का नाम भी दिया गया है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने ये बोला है 2040 जो आएगा तब से सऊदी अरब में जो तेल है ना, तेल से होने वाली जो कमाई इनकी हो रही है वो आने वाले समय पर घटने लगेगी, कम होने लगेगी। इवन बोला जा रहा है यहाँ पर
कि आने वाले नेक्स्ट 60 ईयर्स में, अगले 60 साल में सऊदी अरब में जो तेल है ना वो ख़त्म होने लगेगा या बहुत सारा तेल ख़त्म भी हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब इनको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा, है ना। तो टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से या दूसरे पर्सपेक्टिव से जो ये एरिया जो शहर डेवलप कर रहे हैं ना, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इनको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। और खासकर आपको पता है टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इंडिया के अंदर भी टूरिज़्म आप देख पाओगे लगातार ग्रो कर रहा है, तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन यहाँ से किया जा सकता है। और इसी के लिए 2017 में जो नियोम प्रोजेक्ट है, NEOM, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया था। इसका मकसद यही है कि इकोनॉमी को रीशेप किया जा सके, यानी कि सऊदी अरब केवल एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, यानी कि ऑयल के ऊपर केवल डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो नियोम प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया था ना, इसी नियोम प्रोजेक्ट का कह सकते हो, ये जो न्यू मुरब्बा है, ये जो बनाया जा रहा है शहर पूरी तरह से, ये इसी नियोम प्रोजेक्ट का ही एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा शहर कहाँ पे बन रहा है मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दिया है। खासकर सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर इस पूरे शहर को बनाया जा रहा है। वहीं पर ये जो इमारत है, बेसिकली जो ये नाम दिया गया है द मुकाब, इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है ना। फरवरी 2023 में यहाँ पर इस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है और ख़ासकर जो डिज़ाइन वगैरह है वो सब लॉन्च हो चुका है। अब काम स्टार्ट होगा 2030 तक, यहाँ पर इसको बनाने का जो है पूरा टारगेट रखा गया है। इवन बोला जा रहा है 2030 के बाद में जो ये पूरा प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया आज बना रहा है, ये लगभग सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है ना उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। खासकर इस देश की जीडीपी में लगभग $50 बिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ रुपए तक पैसा जोड़ सकता है। इतना बड़ा यहाँ पर विजन लेकर चला जा रहा है। इवन बोला जा रहा है इस इलाके में जो ये पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है ना, इसके लिए सऊदी अरेबिया लगभग 66 लाख, कितने 66 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ पर खर्चने वाला है इस पूरे एरिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आर्टिकल, थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बात की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सरकार से बोला है कि आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, ज़रा इसको लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि आने वाले 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि आपने पिछले कुछ समय में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको ख़त्म करने के लिए क्या काम किया है। यानी कि आपको पता है मैंने बोला स्ट्रीट में बहुत सारे गटर्स, टॉयलेट्स, लैट्रिन्स जो बनी हुई होती हैं उसको साफ़ करने के लिए बहुत सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, है ना। उन लोगों से यहाँ पर सफाई करवाई जाती है, लेकिन वो जो टॉयलेट्स हैं ना वहाँ से इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जिसकी वजह से उन मैनुअल स्कैवेंजर्स यानी उन वर्कर्स की जान चली जाती है। और ऐसे पहले कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले, हालांकि ये इंसिडेंट पहले के कंपैरिजन में अब थोड़े से कम हो गए, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इस प्रकार की न्यूज़ को कवर किया जाता था, ठीक है। तो बोला ये जा रहा है कि अभी भी देखो ये चीज़ें चल रही हैं वैसे। तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ को लेकर सरकार से पूछता है कि आपने आखिरकार क्या किया है, ज़रा 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मामले को लेकर कई सारे जजमेंट दे चुका है, 10 साल पहले भी यहाँ पर एक जजमेंट आ चुका है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है और ऐसा काम करवाना बिल्कुल एक क्राइम है। अगर कोई व्यक्ति करवा रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर क्राइम है, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशन ही क्यों ना हो, है ना। चाहे वो कितनी इमरजेंसी सिचुएशन हो, अगर आप ये काम करवा रहे हो तो वो क्राइम की कैटेगरी में ही आएगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जब मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर इतने सारे इतने सारे एक्ट आ चुके हैं, इतने सारी अलग अलग इनिशिएटिव हम लोग उठा चुके हैं, तो इसके बावजूद भी अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग क्यों नहीं रोकी जा रही है, इसके पीछे के रीजंस भी यहाँ पर हमारे पास में मेंशन्ड होने चाहिए। तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से उठाई गई है, जिसकी वजह से एक जो टॉपिक है हमारा वो चर्चा में है, मैनुअल स्कैवेंजिंग। अच्छा, आप यहाँ पर खुद सोच रहे होंगे कि इस आर्टिकल से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मतलब इस आर्टिकल में से तो कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, लेकिन इस आर्टिकल में छोटे छोटे इनिशिएटिव, छोटे छोटे एक्ट्स के बारे में मेंशन कर रखा है कि ये एक कदम हम लोगों ने उठाया है। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इसको क्या करूँगा, इस आर्टिकल को पूरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूँगा। अब ये तो आपने न्यूज़ समझ लिया कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। इसको अब क्या करोगे, अपने करंट वाले पोर्शन स्टैटिक वाले पोर्शन से लिंक करो कि आखिरकार मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है, प्लस ये आखिरकार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार ने अगर कोई इनिशिएटिव उठाए हैं तो कौन से इनिशिएटिव हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। चलो आओ डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक लगभग हर 2 महीने बाद न्यूज़ में आ जाता है, आप पढ़ते होंगे, मैं लगातार कवर करता रहता हूँ इसको। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक बार और आर्टिकल कवर हुआ था, शायद दिसंबर 2022 में इस आर्टिकल को कवर किया गया था, जब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने लोकसभा के अंदर बोला था कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में ये जो 3-4 साल है ना, इन पर्टिकुलर ईयर्स में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये काफ़ी कम भी हुई है और इसकी वजह से जो मृत्यु हैं ये भी यहाँ पर नहीं हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया था। तो उस वजह से भी आर्टिकल चर्चा में था।
तो थोड़ा सा मैंने आपको पिछले वाला न्यूज़ भी बता दिया। अब डिस्कस करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग होती क्या है। देखो, मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे? द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स एंड ड्राई लेटरिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर्स एंड सीवर्स। मतलब देखो, जो इंसान का ह्यूमन है, इनका जो मल है ना, उसकी जो सफाई की जाती है ना। बहुत सारे आप कह सकते हो अलग अलग ड्राई लेटरिन्स होती हैं, क्लीन सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उनको यहाँ पर सफाई करवाना है ना, ड्राई लेटरिन की सफाई करवाना, ऐसे यहाँ पर गटर्स की सफाई करवाना है ना, जो यहाँ पर जिसमें एक तरीके से ह्यूमन का पूरी तरह से मल भरा हुआ है, उसकी सफाई करवाने को हम लोग बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग। ऐसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा। और ख़ासकर इस प्रकार से रोड्स पर जो यहाँ पर बड़े बड़े गटर वाले टैंक्स बने होते हैं, यहाँ पर भी आपने इस प्रकार से वर्कर्स को सफाई करते हुए देखा होगा, ठीक है ना। तो इन्हीं की बात की जा रही है, इन्हीं वर्कर्स की बात की जा रही है। ये काम करना क्या कहलाता है? मैनुअल स्कैवेंजिंग। और जो ये काम कर रहे हैं, ये जो वर्कर है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है, इसको इंडिया में बैन कर रखा है हमने। हमारे पास में एक एक्ट आया था जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। 2013 के एक्ट के तहत यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को बैन कर दिया था पूरी तरह से। लेकिन बैन करने के बावजूद भी आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। हालांकि ये जो एक्ट था, इसने ये तक बोल दिया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है। आप यहाँ पर इंसान से इस प्रकार के काम जो है वो नहीं करवा सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग पिछले कुछ समय पर बढ़ा और अभी भी कहीं कहीं पर यह नज़र आ रहा है। तो इसके पीछे के कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। जैसे कि होता यहाँ पर यह है कि जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ होती हैं ना, वो लोकल बॉडीज़ क्या करती हैं, जो ये गटर वगैरह साफ़ करने का काम है ना, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देती हैं। और बहुत सारे जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अब क्या करते हैं, प्रॉपरली यहाँ पर अपने सैनिटेशन वर्कर्स को मेंटेन तो करते नहीं हैं, है ना। अब वर्कर्स को ऐसे यहाँ पर उन्होंने हायर किया थोड़े टाइम के लिए और उनसे यहाँ पर सफाई करवा दी। और इस केस में क्या होता है, वर्कर्स की जान भी चली जाती है, उसका दम घुट जाता है उस हार्मफुल गैसेस के अंदर में। और जब अगर मान लो यहाँ पर किसी की जान चली भी गई है ना, तो इस मामले में कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिसको ये काम दिया गया था, वो तो मना कर देता है, कहता है कि ये देखो इस चीज़ से ये डेथ नहीं हुई है, और वो कुछ और दिखा देता है कि देखो इस कारण की वजह से इंसान बीमार था, या ये था या वो था, इस प्रकार की चीज़ें बोलकर वो यहाँ पर इस मुद्दे को वहीं पर दबा देता है, ठीक है। जबकि डेथ का रीज़न यही होता है कि उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस होती हैं जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो यहाँ पर पहला कारण देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी जो है लगातार जारी है, और कहीं कहीं पर तो एग्जैक्टली देखने को मिलती है। बाकी आप देखोगे एक सोशल इशू भी यही है। अब सोशल इशू कैसे है? तो ये जो प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कास्ट, क्लास और इनकम डिवाइजन जो है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखोगे जो कास्ट सिस्टम है ना, यहाँ पर लोअर कास्ट, अपर कास्ट जैसी चीज़ें चलने लगती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर जो खासकर लोअर कास्ट हैं, उनसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि वही लोग क्या करें, ये जो काम है उसको करें, यानी कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग वाली प्रैक्टिस है इसको परफॉर्म करें। इवन आप देख पाओगे 1993 में इंडिया ने एक और इस तरीके से यहाँ पर एक्ट को पास किया था, जिसके थ्रू हमने मैनुअल स्कैवेंजर्स को बोल दिया था कि देखो ये काम पूरी तरह से मत करना, और इंडिया ने यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजर वाला जो काम है ना, इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। तो 1993 में भी हम लोग एक एक्ट लेकर आए थे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो होता रहा, और ख़ासकर यहाँ पर लोअर कास्ट वाले जो लोग हैं उनके ऊपर दबाव बना रहा, और दबाव बने बने आप कह सकते हो कि वो लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते चले गए। तो उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ इस काम से हटना, और आप कह सकते हो अभी तक यहाँ पर वो लोग इस प्रकार से जो काम है कहीं कहीं पर कर रहे हैं। और तो ये जो है ना, एक और कारण बन जाता है जिसकी वजह से मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी चर्चा में रहती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार हमने क्या क्या कदम उठाए हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं से ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है या मेंस में बन सकता है। मेंस में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने के लिए, इसके खतरे को टैकल करने के लिए। तो उसके लिए पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग एक बिल लेकर आए हैं। इस बिल का नाम क्या है? द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। सिंपल है, नाम से बिल पूरा क्लियर हो गया है। नाम से बिल कैसे क्लियर हो गया? जो मैनुअल स्कैवेंजर है, इनको यहाँ पर मतलब ऐसा रोज़गार देना, पहली बात तो वो रोक दिया जाए, प्लस इन लोगों को सपोर्ट किया जाए, है ना, इनके राइट्स प्रोवाइड करवाया जाए, दूसरा काम दिया जाए। तो ये यहाँ पर इस बिल का मकसद था, ताकि हम क्या कर सकें, मैनुअल स्कैवेंजिंग और इससे संबंधित मृत्यु को रोका जा सके। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये अभी तक एक बिल है, ये बिल पास नहीं हुआ, अभी तक एक्ट नहीं बना है, लेकिन ये बिल है।
तो एक अमेंडमेंट बिल है, यानी कि हमारे पास में एक एक्ट था जिसके अंदर ये चेंजेस करे गए हैं। हाँ, तो वो एक्ट कौन सा था? वो 2013 वाला एक्ट था, ठीक है ना। उसका नाम है द प्रोहिबिशन, मतलब वही सेम है नाम, 2013 का है ये, लेकिन इसके आगे अमेंडमेंट बिल लगा दिया गया, यानी इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे थे। चेंजेस करने के बाद में इस बिल को हम लोग वापस से लेकर आए, बट अभी यहाँ पर इसको पास करना बाकी है, ठीक है। मतलब कैबिनेट अप्रूवल अभी यहाँ पर इस बिल को देना बाकी है। बात क्लियर हो गई? चलो आगे आते हैं। उसके बाद में जो दूसरा कदम उठाया गया है, दूसरा कदम यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट ऑफ 2013। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है, ये जो 2013 वाला एक्ट था ना, इसका पर्पज़ ये था कि देखो जो इनसैनिटरी लैट्रिन्स है ना, इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं, उनको बनाना बंद किया जाए, है ना। क्योंकि देखो इनसैनिटरी टॉयलेट्स के और साथ ही साथ में जो सैनिटरी लैट्रिन होती है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इनसैनिटरी लैट्रिन्स वो होती हैं, इसका मतलब ऐसे टॉयलेट्स जहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, यानी कि जो इंसान का मल है, उसको साफ़ करना पड़ता है या फिर हाथों के थ्रू यहाँ पर उसको हैंडल करना पड़ता है, वो यहाँ पर इस प्रकार की लैट्रिन्स हैं। तो इनको हटाने की बातचीत की इस एक्ट में, या फिर बोला गया कि अगर सफाई हो रही है तो जो व्यक्ति यहाँ पर साफ़ कर रहा है, जो मैनुअल स्कैवेंजर है जो उसको क्लीन कर रहा है ना, उसको प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ, ऑक्सीजन टैंक प्रोवाइड करवाया जाए, ग्लव्स प्रोवाइड करवाए जाएँ और प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ, ताकि वो सही से काम कर सके, क्योंकि हमें उसकी हेल्थ का भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बट इस एक्ट ने क्या किया, इस चीज़ को रोकने का काम किया, और साथ ही साथ में बोला क्या कि देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हम इन लोगों को एक दूसरी जॉब भी प्रोवाइड करवाएं, एक दूसरी जॉब प्रोवाइड करवाएं, नहीं तो फिर अगर ऐसा इनसे काम करवाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस है ये, ठीक है। फिर एक और एक्ट हमारे पास में देखने को मिल जाएगा, वो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का एक्ट है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स से यहाँ पर एक काम जो ज़्यादातर करवाया जा रहा है ना, इसको रोकने के ऊपर चर्चा करता है, क्योंकि यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, मतलब जो भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का यहाँ पर ये मतलब है। तो 1989 में ये एक्ट आया, और इस एक्ट ने क्या किया, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई। इन्होंने बोला कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो खासकर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, उनको यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, उनको यहाँ पर इस काम से फ्री करेंगे, ये काम यहाँ पर उनको नहीं करने देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर अगर उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है तो उसको रोका जाएगा, तो वो इस एक्ट के तहत यहाँ पर काम किया गया। फिर एक और स्टेप उठाया गया, एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। इस पर्टिकुलर चैलेंज को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने वर्ल्ड टॉयलेट वाले दिन पर, यानी कि 19 नवंबर को हम लोग वर्ल्ड टॉयलेट डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो इसी दिन पर इस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज को यहाँ पर लॉन्च किया। अब सरकार ने यहाँ पर इस चैलेंज को लॉन्च किया था ताकि जो सभी स्टेट्स हैं ना, वो क्या कर सकें, जो इनके यहाँ पर काम हो रहा है सफाई का, ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ़ करने का, तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति कर रहा है, मैनुअल स्कैवेंजर जो ये काम कर रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी आती है तब वो कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी के मामले में उसको एक प्रॉपर गियर, ऑक्सीजन टैंक या बाकी सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाने होंगे, ताकि उसकी जो हेल्थ है हम उसका ध्यान में रख सकें, ठीक है। फिर ऐसे एक और कदम उठाया गया, स्वच्छता अभियान ऐप यहाँ पर लेकर आया गया। इस ऐप को डेवलप किया ताकि हम क्या कर सकें, जहाँ जहाँ पर इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं या मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, या फिर वहाँ का जो डेटा है ना उसको यहाँ पर हम लोग कलेक्ट कर सकें, ताकि इनसैनिटरी लैट्रिन्स को हटाया जाए सैनिटरी लैट्रिन्स से। मैंने आपको बताया ना इनसैनिटरी लैट्रिन्स क्या होती है, जहाँ पर जो मल है उसको हैंडल करना पड़ता है, मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, हाथ से हैंडल करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस किया जाएगा सैनिटरी लैट्रिन से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनकी लाइफ को यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करेगा पूरी तरह से ये स्वच्छता अभियान ऐप। फिर ऐसे यहाँ पर एक और स्कीम आई है जो कि रिसेंटली चर्चा में भी थी, नमस्ते स्कीम, याद होगा। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते स्कीम को हम लोग लेकर आए हैं, और इसको खासकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ साथ और भी मिनिस्ट्रीज़ ने यहाँ पर जॉइंटली इसको डेवलप किया है। और खासकर इसका मकसद क्या है कि अगेन जो ये अनसेफली काम किया जा रहा है, सेप्टिक टैंक को साफ़ करवाया जा रहा है, इस काम को पूरी तरह से कम किया जाए, रोका जाए। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था साल 2014 में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सरकार के लिए, बहुत मैंडेटरी है कि सरकार क्या करे, 1993 से अभी तक जितने भी वर्कर्स हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कर रहे थे, यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स वाले वर्कर थे, और ये काम करते करते 1993 से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनको आपको 10 लाख रुपए हर एक व्यक्ति को एज अ कंपनसेशन देना होगा उनके परिवार वालों को। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में मेंशन कर दी थी। तो ये सारे स्टेप्स हमने उठाए हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट करने के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनिशिएटिव में से क्वेश्चन बना था, यहाँ पर एक इनिशिएटिव हमने मिस कर दिया है जानबूझकर, वो है राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान भी एक नेशनल कैंपेन चलाया गया था,
पता है ये क्यों चलाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसलिए चलाया गया था ताकि मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को हम लोग कम कर सकें, अगेन मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट कर सकें। और यही क्वेश्चन आपसे भी मैंने स्टार्टिंग में पूछा, ये यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया था। इवन मेंस में मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा है ना, आपने अच्छे से सुना है। अगर आपने अच्छे से आज ये वाला आर्टिकल सुना नहीं होगा ना, तो आज का मेंस का आंसर आप बहुत मुश्किल से कर पाओगे, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। नौदन उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। इस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है, ई संजीवनी के बारे में। आपने काफ़ी बार सुना होगा और मैं आपको बता दूं यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ई संजीवनी एक कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बून है, कह सकते हो, बहुत बड़ा एक तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। और खासकर ई संजीवनी की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि खासकर इंडिया में डिजिटल इंडिया की क्या पावर है। ऐसी बात पीएम मोदी ने रिसेंटली बोली है, इस वजह से ई संजीवनी जो ये चर्चा में है। तो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो मन की बात है ना, इसका 98th जो एपिसोड है ना, इस 98th एपिसोड को अटेंड किया और इस दौरान यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हैं। उसमें से एक बात जो हाईलाइट की गई है वो है ई संजीवनी एप्लीकेशन के बारे में, ई संजीवनी ऐप के बारे में। आप में से कई सारे लोग ई संजीवनी ऐप का यूज़ भी करते होंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, है ना। तो यहाँ पर बोला गया इनके थ्रू कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म एक अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। करोड़ों लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर पीएम मोदी ने दिया है कि इंडिया में ई संजीवनी की वजह से जो टेली कंसल्टेशन जैसी चीज़ें वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब टेली कंसल्टेशन क्या होता है ये भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, डोंट वरी, ठीक है ना। और इन चीज़ों की वजह से जो भारत का डिजिटल इंडिया है ना, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिजिटाइज हो रहे हैं पूरी तरह से। और इसमें हमने खासकर हेल्थ सेक्टर को भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्लूड कर दिया है। अब पता है टेली कंसल्टेशन मतलब क्या है, कि पहले क्या होता था कि मान लो यहाँ पे आपको अगर कोई इलाज करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, तो आप हॉस्पिटल जाओगे डॉक्टर के पास में। बट अभी आप यहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप ई संजीवनी ऐप को फ़ोन में डाउनलोड कर कर वहाँ से अपने घर पे बैठे बैठे डॉक्टर के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हो। यानी टेलीफोन के माध्यम से यहाँ पर आप कर सकते हो डॉक्टर के साथ में बातचीत कर लेना, उनसे जो अपनी बीमारी है उसके बारे में जिक्र करके सलाह ले लेना, दवाइयाँ ले लेना, है ना। तो ये कहलाता है टेली कंसल्टेशन। तो इस ऐप के माध्यम से क्या हुआ है ना, एक सपोर्ट तो ये मिला है कि खासकर गाँव में जो लोग हैं, फ़ोन सभी के पास में, और गाँव में से लोग निकल कर यहाँ पर शहर में जा रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो उनको एक बहुत अच्छी मदद मिल जाती है यहाँ पर ई संजीवनी से। इवन बोला गया कि इस प्लेटफॉर्म में अभी तक जो ये टेली कंसल्टेंट्स हैं ना, इस ऐप को यूज़ करने वाले जो लोग हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। 10 करोड़ का जो नंबर है वो यहाँ पर क्रॉस कर चुका है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अपने आप में एक पावरफुल प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये बन चुका है। और ये टेक्नोलॉजी को हमने खासकर हेल्थ पर्सपेक्टिव से ऐड कर दिया है। हालांकि कोविड-19 में इसकी शुरुआत हुई है, कोविड-19 की वजह से सारे आइडियाज़ आए हैं ताकि आने वाले समय पर कोई अगेन कोविड वाली सिचुएशन होती है तो उससे भी हम आराम से निपट सकें, ठीक है। तो ई संजीवनी के बारे में आप थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल से, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ई संजीवनी क्या है, एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस है। यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके से जो कंसल्टेशन, जो बातचीत है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी बातचीत हो सकती है। ई संजीवनी बेसिकली आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का ही एक हिस्सा है और यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करी है इस एप्लीकेशन को बड़े लेवल पर बढ़ाने की। करंट समय पर ये जो प्लेटफॉर्म है ई संजीवनी प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारे राज्यों में, इवन बात करें तो टॉप ऐसे 10 राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो 10 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात। ये टॉप 10 स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है। अब ये क्या कर सकता है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों को यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकता है, चाहे कोई शहर में चाहे वो कोई गाँव में है। बस करना क्या है, ये कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है। आपके पास में एक स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप है तो आप आराम से डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पर कई लाख स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, आ चुके हैं। हर रोज़ के हिसाब से बताया जा रहा है लाखों पेशेंट्स, 5-6 लाख पेशेंट्स हर रोज़ यहाँ पर इस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका एक इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस में कह सकते हो लोगों के लिए गेम चेंजर है, खासकर गाँव वाले लोगों के लिए गेम चेंजर है। बहुत सारे रूरल एरियाज़ में इस फैसिलिटी का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को शहर जाना पड़ता है। अगर किसी स्पेशलिस्ट से बातचीत करनी होती है या किसी बीमारी के बारे में जिक्र करना होता है तो अब वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन है ही सभी के पास में, जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ई संजीवनी के बारे में मेंशन की गई। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ आखिरकार ई संजीवनी का यूज़ किया कैसे जाता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार जो टेली मेडिसिन है वो वर्क कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ई संजीवनी की बात कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर जाना है, बातचीत करनी है, डॉक्टर के साथ में कंसल्टेशन करना है, तो पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ से ई संजीवनी वाला जो ऐप है ना, इसको डाउनलोड कर लो अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर, यहाँ पर ये डाउनलोड कर पाओगे। फिर उसके बाद में पहले एक स्टेप में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके लिए एक टोकन जनरेट होगा। आपका जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, देखो उसके कई सारे अलग अलग सिंपल फार्मूला है। अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालोगे, वहाँ पे आपके फ़ोन में OTP आएगा, OTP डालोगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा ना, जो फॉर्म होगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा पेशेंट का कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे। फिर आप एक टोकन की रिक्वेस्ट करोगे। जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, जो भी पहले हेल्थ रिकॉर्ड्स रहे, कोई बीमारी रही है क्या रही है, वो हेल्थ रिकॉर्ड जो पुराना डॉक्यूमेंट है, ले जाते हो ना पुराने डॉक्यूमेंट, इस डॉक्टर को दिखाया था, इसको दिखाया था, तो वो हेल्थ रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाल दोगे, अपलोड कर दोगे, है ना। फिर आपको यहाँ पर पेशेंट ID मिल जाएगी और आपका अपना जो टोकन है वो भी आपको SMS के तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको अपना टोकन मिल जाएगा SMS के तौर पर। तो इतना यहाँ पर सब करना है स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में जब आपके पास में सब कुछ आ चुका है, आपकी ID वगैरह बन चुकी है, सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल हो चुका है, स्टेप 2 में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है SMS का। आपके पास में एक SMS आएगा और उसमें लिखा होगा कि आप यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करो, इसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो। तो फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप लॉगिन कर पाओगे और पेशेंट की ID जो है क्रिएट हो चुकी है ना। पेशेंट की ID तो बना दी आपने स्टेप 1 में। अब जो ID बना दी है तो आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, लॉगिन वाले ऑप्शन में उस ID को डाल दोगे। अब ID को यहाँ पर डालने से क्या होगा, स्टेप 3 में आपका जो नंबर है वो वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अब यानी कि वेटिंग लिस्ट वर्चुअल वेटिंग रूम, यानी ऑनलाइन वे में। तो ऑनलाइन वे में आपके आगे भी कई सारे लोग होंगे जो कि डॉक्टर्स के साथ में बातचीत कर रहे होंगे, कंसल्टेशन कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप एक वर्चुअल वेटिंग रूम में एंटर कर जाओगे, एक कॉल नाउ का बटन आएगा, वो यहाँ पर एक्टिवेट होगा थोड़ी देर में, और आप उस बटन के माध्यम से एक वीडियो कॉल स्टार्ट कर सकते हो, डॉक्टर के साथ में बातचीत कर सकते हो। फिर 4th नंबर पर जो डॉक्टर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डॉक्टर के साथ में कंसल्ट कर पाओगे और इवन यहाँ पर जो भी यहाँ पे डॉक्टर के सजेशंस होंगे वो सब यहाँ पर ले पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टेलीमेडिसिन काम करता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठे ये काम किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अब पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स उनको कवर करेंगे। हमारे कुछ एडिटोरियल यहाँ पर हैं, एक एक्सप्लेन सेक्शन पर है, फिर एक और आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अभी थोड़ी देर पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, मैनुअल स्कैवेंजिंग, है ना। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पढ़ चुके हो ना। तो इसी के बेसिस पर आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल्दो प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग इज़ बैंड इन इंडिया, यानी कि ये जो काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग ये इंडिया में बैन कर रखा है ऑलरेडी, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन फिर भी ये जो इनह्यूमन एक्सरसाइज है ना वो लगातार चल रही है। आप इसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज करना है, इस चीज़ का एनालिसिस देना है, 250 शब्दों में आंसर लिखना है। इसको मैं हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। हालांकि भारत में मैला ढोने की जो प्रथा है ना इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये जो प्रथा है वो जारी है, प्रतिबंध लगने के बावजूद भी जारी है। तो इसका यहाँ पर आलोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है, एक क्रिटिकली एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप या मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखोगे, आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में जुड़कर अपने जो आंसर्स है उसको वहाँ पर सेंड कर सकते हो। आंसर को जब सेंड करोगे ना तो एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू ज़रूर करना। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे, देखो 15 मिनट में कर सकते हो, तो इससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में लिख पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है या आपका कोई सजेशन है कि यहाँ पर इनको यही करना चाहिए, तो आप वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है ना। तो एक कोऑपरेटिव वे में ग्रुप चल रहा है, तो रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलना। 15 मिनट लगेंगे, 2 आंसर्स रिव्यू कर सकते हो, इससे दोनों को हेल्प होगी, ठीक है। चलो आते हैं एडिटोरियल पर। तो आज हमारे पास में 3 आर्टिकल है, एक ये है, फिर उसके बाद में एक ये है, और फिर यानी एक हीट वेव को लेकर है कि फरवरी के महीने में गर्मी पड़ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक कारण बताया गया, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद में एक खालिस्तान से रिलेटेड हमारे पास में एडिटोरियल है, उसको डिस्कस करेंगे। आपको पता है ना खालिस्तान का जो इशू है पिछले 3 दिनों से वो लगातार चर्चा में है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी आज। चलो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस वाले आर्टिकल को। अभी क्या हुआ है, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है, इसके पीछे का रीज़न है। अभी आप फरवरी के महीने में हो, ज़्यादातर स्टेट्स में क्या होता है ना, पहले के समय में क्या होता था, अभी भी यहाँ पर ठंडियाँ रहती हैं। फरवरी जो मंथ है ना वो विंटर मंथ कहलाता है, ठीक है। जनवरी फरवरी विंटर मंथ कहलाते हैं।
अब गर्मी आनी स्टार्ट होती होली के बाद से, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इवन बहुत सारे स्टेट्स में क्या हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। इवन राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर मेंशन किया गया 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि अपने आप में मतलब कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ गर्मी इतने बड़े लेवल पर भी पड़ सकती है, और खासकर फरवरी के मंथ में, विंटर मंथ में। तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो चीज़ यहाँ पर समझाया गया है इस एडिटोरियल में, इस एक्सप्लेन सेक्शन में। तो पिछले एक सप्ताह में ये गर्मी थोड़े ज़्यादा बढ़ गई है। इवन बोला कहाँ कहाँ पे जा रहा है, मैं आपको बता दूँ, राजस्थान, फिर उसके बाद में बात की जा रही है गुजरात की, महाराष्ट्र की। यहाँ पर ऑलरेडी जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो 40 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट पहुँच चुका है फेबररी के महीने में। ठीक है, फेबररी के महीने में जो गर्मी एक समय पर जून में पड़ती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर मान लो उनके यहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता था, तो वो उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इवन मेंशन किया जा रहा है कि जैसे हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, या उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को आप देखोगे ना, तो यहाँ पर 10 से 11 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है वहाँ का टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक एग्जाम्पल ले लें, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था हिमाचल प्रदेश में, तो वो 25 की जगह 35 या 36 हो गया है। ऐसी उत्तराखंड में है, यानी कि नॉर्मल जो होना चाहिए था उससे 10 या 11 डिग्री सेल्सियस अब की बार ये जो गर्मी है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है 2023 के अंदर में। ठीक है, अब गर्मी क्या होता है, तब देखो एक नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक बढ़ जाती है गर्मी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हीट वेव बोलते हैं। तो क्या कोई प्रॉपर डेफिनेशन हीट वेव की? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया गया है। लेकिन करना क्या है, इस पूरे आर्टिकल में से आपको कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स निकालने हैं, है ना, नोट्स बनाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो क्या होती है हीट वेव्स, आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो नॉर्मल जो गर्मी पड़ती है ना, उससे जब थोड़ा अधिक गर्मी पड़ने लगती है तो वही यहाँ पर हीट वेव कहलाता है। इवन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि आईएमडी ने एक डेफिनेशन दी है। क्या बोला है कि मान लो एक टेम्परेचर, मान लो जैसे कि एक ये प्लेन एरिया है, एक प्लेन एरिया है, जैसे दिल्ली वाला कोई एरिया हो गया, और सपोज़ यहाँ पर एक हिली रीजन है यानी पहाड़ी इलाका हो गया, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कोई हो गया। ठीक है, तो दिल्ली वाले रीजन में मान लो सपोज़ एक नॉर्मल टेम्परेचर पड़ रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का, और सपोज़ उत्तराखंड में 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है सपोज़। ठीक है ना, हम लोग इसकी बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर ये है। और अगर यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर है प्लेन एरिया में और नॉर्मल टेम्परेचर है हिमालयन एरिया में यानी कि पहाड़ी इलाके में, उस नॉर्मल टेम्परेचर से जब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा गर्मी पड़ने लगेगी तो वो हीट वेव कहलाएगा। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, या कह सकते हो 4.5 से 6.5%, 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा गर्मी पड़ने लगेगी, ज़्यादा पड़ने लगेगी। मतलब ये अगर 40 डिग्री नॉर्मल था, ये मान लो 45 हो गया या 46 हो गया, ये नॉर्मल 30 था, ये 35 हो गया या 36 हो गया, तो वो हीट वेव कहलाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है हीट वेव की। जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें 5 या 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाना, ये कहलाता है एक हीट वेव। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका, और वही सिचुएशन है, मतलब ये वाला क्राइटेरिया भी क्रॉस कर चुका है, बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, और इस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं। इवन यहाँ पर जो इंसान है ना, ह्यूमन बॉडी के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी हद तक नुकसानदायक हैं। और अभी गर्मियों में हीट वेव आता है वो अलग, वो और ख़तरनाक होता है जो गर्मी वाला हीट वेव होता है। ये तो अभी विंटर के मंथ में हीट वेव आया है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट वेव क्या होता है, ये तो आपने प्रॉपर डेफिनेशन को देखा, जो आपका काम का है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि अब की बार इतनी गर्मी क्यों पड़ गई, इसके पीछे का रीज़न क्या था, कोई कारण तो होगा। हाँ, कारण यहाँ पर समझाया गया है विंड यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अलग से पूरा एक टॉपिक है ज्योग्राफी का, उसको समझना है सिंपल शब्दों में, तो एक पिक्चर पर चलेंगे हम, वहाँ पे क्लियर करेंगे इसे। देखो यहाँ पर इंडिया है, और इंडिया के वेस्टर्न साइड कौन सा कहलाएगा, वेस्टर्न साइड ये वाला कहलाएगा, ये पूरा का पूरा वेस्ट है ना। अब यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, कौन सा, मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी से जब हवा चलती है ना इधर हाई प्रेशर से, ये हवा आती हुई घूमकर आती हुई लो प्रेशर में, यानी कि इंडिया के पास में यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर, और यहाँ से जो मेडिटेरेनियन सी है ना, यहाँ से हवा उड़ती हुई आती है नमी के साथ में, जो मॉइस्ट एयर होती है ना, नमी लेकर आती है हवा, और ये हवा यहाँ तक आती है नमी के साथ में, ध्यान रखना मॉइस्ट एयर जो होती है। अब आती है, वैसे तो कायदे में ऐसे पार निकल जानी चाहिए थी, लेकिन वो पार नहीं निकल पाई। रीज़न क्या था, यहाँ पर हिमालयाज आ जाते हैं हमारे, यहाँ पे पहाड़ आ जाते हैं, तो जैसी हवा ये पहाड़ों से टकराती है यहाँ पर इस पूरे एरिया में बारिश कर देती है, और ये इसी को कहलाता है, यही कहलाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
ठीक है। जब मेडिटेरेनियन सी से हवा आती है और इधर यहाँ पे हिमालय से टकरा कर इस दर बारिश कर देती है। अगर इधर हिमालयाज ना होते तो हवा सीधी निकल जाती, लेकिन टकरा कर ये बारिश कर देती है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आता है? विंटर्स के समय में, जनवरी या फरवरी में थोड़ी बारिश होती है। बट अब की बार क्या हुआ? ये नहीं, अब की बार ये नहीं हुआ। वही यहाँ पर समझाया गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब की बार बहुत ज़्यादा वीक रहा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा, बहुत कम ही जगह पर बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो ठंड है वो यहाँ पर मेंटेन हो ही नहीं पाई। और अगेन यहाँ पर जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? आई होप गाइज आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे। ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से हवा आई, ये इस वाले पाथ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से गुजरती हुई, और इसमें नमी होती, मैंने आपको बताया, और यहाँ पे एक तरीके से हिमालय से टकरा कर इस पूरे पर्टिकुलर रीजन में बारिश कर देती है। और ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, ये ध्यान रखना कौन से मंथ में आता है? खासकर जनवरी और फरवरी के मंथ में देखने को मिलता है। कौन से मंथ में? जनवरी और फरवरी के मंथ में अपने पीक पर होता है ये। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में बताया गया कि इन हीट वेव्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है। देखो, गर्मियों में जब हीट वेव पड़ती है ना, जब गर्मियों में ये लू वगैरह आती है, तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक हो जाता है। इंसान की जो ज़िंदगी है ना वो भी काफ़ी कम हो जाती है, खासकर बूढ़े लोग इतनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसमें मोर्टिलिटी, मोर्बिडिटी दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती हुई नजर आती हैं। बीमारियाँ भी बढ़ रही होती हैं, है ना। रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहे हैं, बीमारियाँ भी बढ़ रही होती हैं, हेल्थ भी ख़राब हो रही होती है, और दूसरा यहाँ पर इंसानों की जान भी जा रही होती है। खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। दूसरा यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो फसलों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से अगर हीट पड़ेगी ना, इस प्रकार से अगर गर्मी पड़ेगी तो बहुत सारी फसलें होती हैं जो कि इतनी हीट को नहीं झेल सकती, तो वो फसलें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर वो फसलें डैमेज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे हंगर जैसी सिचुएशन बढ़ने लगेगी। यानी फसल कम हुई तो इससे क्या होगा, जो फूड का प्रोडक्शन है ये कम होने लगेगा, और फूड का प्रोडक्शन कम होगा यानी फसल वगैरह बहुत ज़्यादा कम आएगी, कम बिकेगी, कम बन रही है, तो इससे उसका जो दाम है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। फिर उसके बाद में जो लेबर प्रोडक्टिविटी है ये भी काफ़ी तेज़ी से घट जाती है। मतलब क्या है, आप ये देखो कि एक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, एक नॉर्मल टेम्परेचर आप उसमें काम करो, और एक तड़कती गर्मी पड़ रही है, 40-42 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है, आप उसमें काम करो। एक मजदूर है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर में काम कर रहा है और ऐसी गर्मी में काम कर रहा है, कौन से वाले टेम्परेचर में वो ज़्यादा काम कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल वाले टेम्परेचर में। तो इसकी वजह से यानी जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिलता है। लोग ना अपनी कैपेसिटी जितनी होती है उसके हिसाब से काम नहीं कर पाते, और इसके चक्कर में जो इनकी इनकम वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। ऑब्वियस ही बात है, इंसान का शरीर है वो भी सब इंसान ही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉडी की एक अपनी कैपेसिटी है, और इस प्रकार के हालात रहेंगे टेम्परेचर में तो वो जो कैपेसिटीज़ है वो अपने आप में डाउन होती हुई नज़र आएंगी। फिर उसके बाद में कुछ और इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है ना तो हमारे जंगल सूखे हो जाते हैं। सूखने के बाद में एकदम कह सकते हो पत्ते वगैरह एकदम सूख जाते हैं, और सूखने के बाद में क्या होता है, उनमें एकदम से आग भी लग जाती है। काफ़ी सारी जगह पर आप देख पाओगे बहुत सारे ऐसे वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स के देखने को मिल जाते हैं, जंगलों में आग लग जाती हैं, या फिर कहीं पर पूरी तरह से सूखा पड़ जाता है, वहाँ पर पानी वगैरह था वो सब सूख जाता है। तो ये हालात यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो जानवर हैं उनको ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आता है। तो ये हीट वेव्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्लस हीट वेव क्या होती हैं, प्लस रीज़न क्या था आपकी बार, वो सब कुछ हम लोगों ने सिंपल से शब्दों में यहाँ पर समझ लिया है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, अगला एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, रवि किरण एडेरा साहब ने यहाँ पर लिखा है। ये बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की, कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो अभी हम लोग रेगुलेशन कर रहे हैं वो इतना अच्छा लेवल पर नहीं है, इसको और अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, ये OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? OTT मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, जैसे अमेज़न प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स कहलाते हैं। आपको बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, है ना, बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखने को मिल जाता है जो कि 18+ कंटेंट, एडल्ट कंटेंट भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए हम लोग एक एक्ट लेकर आए थे 2021 में, याद होगा। तो उसके बारे में राइटर ने मेंशन किया है कि वो चीज़ें इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं OTT रेगुलेशन को थोड़ा और स्ट्रांग बनाना होगा, एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा, इसके बारे में कहाँ कहाँ पर कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जा सकती हैं उसके बारे में जागरूकता लोगों में फैलानी होगी। ठीक है, तो इसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, एक इम्प्रूवमेंट की गुहार लगाते हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ पर राइटर मेंशन करता है कि देखो सर, 2 साल हो चुके हैं, कितने 2 साल हो चुके हैं एक एक्ट को आए हुए। उसका नाम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स, ठीक है, 2021 वाले।
ये 2021 के पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के पास में पावर आ जाती है कि इनको ये काम दिया गया, इनको एक टास्क दिया गया इस एक्ट के माध्यम से कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर कंटेंट को रेगुलेट करना, वहाँ पे कंटेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए 2021 में इस प्रकार का एक्ट लाया गया था, आप ऐसा कह सकते हो। बात क्लियर हो गई। तो इंडिया ना अब धीरे धीरे यहाँ पर इन OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जिस लेवल पर हम सोच रहे थे उस लेवल पर इसको नहीं रेगुलेट किया गया। यहाँ पर एक नया मॉडल लेकर आ गया सेल्फ रेगुलेशन का, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आया, यानी कि इस इंडस्ट्री में हमने इनसे ही बोल दिया कि आप अपने आप को खुद रेगुलेट करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा यहाँ पर मेंशन करते हैं राइटर, इनसे खुद बोल दिया गया कि आप सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो, उसके लिए कुछ हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए गए। कुछ रूल्स यहाँ पे पता है ये दिए जाते हैं कि मान लो इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर कोई ऐसा कंटेंट है जिसको लेकर किसी को शिकायत हो गई, आपको या किसी को भी शिकायत हो गई कोई, तो यहाँ पर उसके लिए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यानी एक इंसान को जो शिकायत है वो यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सके और कुछ देर में उसकी कंप्लेंट सुनी जा सके, है ना, उसकी कंप्लेंट की सुनवाई हो सके। फिर इस एक्ट में यहाँ पर पेरेंटल लॉक की बात की गई, यानी कुछ ऐसा कंटेंट होता है जहाँ पर एक तरीके से पेरेंटल लॉक होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि एक तरीके से वो 18+ कंटेंट है तो वो बच्चों को ना दिखाया जाए। प्लस यहाँ पे जितना भी कंटेंट है, ये बोला गया जितना भी OTT प्लेटफॉर्म्स कंटेंट दिखा रहे हैं वहाँ पर एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ये कंटेंट बेसिकली 13+ वाले बच्चों के लिए, ये कंटेंट 13 अंडर वाले बच्चों के लिए, ये 18+ वालों के लिए है। तो ये चीज़ें क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, जो कि हो रही हैं अभी भी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा। कंटेंट अभी भी रेगुलेट होने के बावजूद भी रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। ये बात राइटर मेंशन करते हैं। कैसे करना है, क्या काम करना है, वो राइटर के थ्रू हम समझेंगे क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। पहली बात ये मेंशन करते हैं कि OTT रेगुलेशन को लेकर एक सर्वे किया गया अलग अलग देशों में। जब ये सर्वे होता है तो उस सर्वे ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सजेशंस हम लोगों ने दिए, है ना। और बहुत सारी कंट्रीज़ अभी भी यहाँ पर इस प्रकार के रेगुलेशन लेकर आ रही हैं। जैसे आप देख पाओगे सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जो कि यहाँ पर इस प्रकार के रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी इन्होंने सेल्फ रेगुलेशन को प्रमोट किया है, लेकिन प्रॉपरली ना इन्होंने मीडिया लिटरेसी को प्रमोट किया है। ये एक अच्छा चीज़ देखने को मिली है इन देशों में। यानी कि अभी हमारे पास में इन OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन क्या लोगों को पता है इसके बारे में? लोगों को इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है कि भाई अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो कहाँ पर दर्ज करवानी है, कैसे लिखनी है? कुछ नहीं पता है। लेकिन आप देखोगे दूसरे कंट्रीज़ में इसको लेकर एक स्टेप उठाया गया, उन्होंने यहाँ पर इसको लेकर एक लिटरेसी लोगों को प्रोवाइड करवाई है, चाहे वो कैंपेन करके प्रोवाइड करवाओ, चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रोवाइड करवाओ, लेकिन बताया है कि आप ये काम ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो लोगों में यहाँ पर एक जागरूकता फैलेगी इसके बारे में, तो वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट स्टेप देखने को मिला है। फिर राइटर मेंशन करते हैं कि हमें भी मीडिया लिटरेसी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये OTT को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम 2021 में ही ऑलरेडी लेकर आ चुके हैं। अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए ना, इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेंशन करते हैं कि यहाँ पर एक लिटिल अवेयरनेस है इसके बारे में जनरल पब्लिक में कोई इसके बारे में जानकारी प्रॉपरली है ही नहीं। फिर उसके बाद में जो ये रूल्स हैं यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो भी डिटेल है ना, खासकर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड, मान लो कोई एक कंप्लेंट आई भी यहाँ पर, उस कंप्लेंट को यहाँ पर सुनवाई की गई, उसके बारे में जो डेटा है वो कहीं पर भी पब्लिश नहीं हुआ, या फिर यहाँ पे कंप्लेंट कैसे करनी है वो लोगों को नहीं पता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होंगी, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। राइटर बोलते हैं कि देखो ऐसा बोला गया है, लेकिन इन चीज़ों को फॉलो बहुत कम ही से कर पा रहे हैं लोग। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे जो कंप्लेंट है लोगों की, वो कंप्लेंट ना यहाँ पर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन वो कंप्लेंट कभी भी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की जाती। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? कुछ केसेस में तो ये भी हो रहा है कि जितने भी डिटेल्स हैं OTT ऐप के इंटरफेस को लेकर वो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि मान लो कोई Amazon प्राइम का ऐप है या कोई दूसरा ऐप आपको देखने को मिलेगा, उसका इंटरफेस कैसा है, क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में दिखाई नहीं जा रही है, हमारे पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लस यहाँ पर मेंशन किया गया कि हम लोगों को ज़रूरत है एक यूनिफॉर्मिटी की, यानी जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जितनी वेब सीरीज़ वगैरह यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पर चल रही हैं, इन सभी पब्लिशर्स को एक यूनिफॉर्मिटी लानी होगी। यानी सबके अंदर समानताएं नज़र आनी चाहिए, ताकि सभी लोगों के पास में एक समानता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो भी
कैसे कंप्लेंट रेड्रेस कर रही हैं। ऐसा ना हो कि कंप्लेंट को, जो भी कंप्लेंट दर्ज करने का तरीका है वो इस पर अलग है, इस पर अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस इनका प्रॉपर मैनर, टेक्स्ट, लैंग्वेज, जितनी भी चीज़ें वो सब बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। OTT इंडस्ट्री जो है ना, ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है और एक बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है। इवन आज लोग, बहुत सारे लोग ना टीवी को देख छोड़कर यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स पे ही अलग अलग वेब सीरीज़ का वेट कर रहे हैं या वेब सीरीज़ को देख डाल रहे हैं और दिन भर यहाँ पे उसी में लगा दे रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री अपने आप में ग्रो कर रही है, ये बताया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर ना एक कैंपेन चलाओ या कुछ भी चलाओ, चाहे वो प्रिंट मीडिया में यानी कि अखबार में बताओ या आप इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया है कहीं पर भी आप इसके बारे में बताओ, लेकिन बताओ ज़रूर कि ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म होता क्या है, कैसे अगर किसी कंज्यूमर को एक कंप्लेंट आती है तो वो कैसे यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, कैसे उसको एक सोल्यूशन मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लोगों को ज़रूर से पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स होंगी जब आएंगी ना, तो इसके थ्रू हम धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। वो चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर ली है। फिर राइटर ने मेंशन किया कि जो एज रेटिंग हो रही है ना यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो एज रेटिंग को सुधारना पड़ेगा। होता नहीं है कि मान लो एक ऐसी वहाँ पे कंटेंट दिखाया जा रहा है जो कि 18+ के लिए एक एडल्ट कंटेंट है, ऐसा यहाँ पर कंटेंट दिखाया गया, तो उसको दिखाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एक हेडलाइन यहाँ पर देनी पड़ेगी कि हाँ इसमें ये कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे गाइडलाइंस हमारे पास में प्रॉपरली होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, कुछ सेकंड के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे बोला कि जब कंटेंट आ रहा है ना, उससे पहले आप एक मोटी हेडलाइन दे सकते हो जब इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है। लेकिन आप थोड़े सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर वो चीज़ें चला देते हो, बस खाली वो कंटेंट चल भी रहा है, आपने थोड़े सेकंड के लिए दिखा दिया, 1-2 सेकंड के लिए, और एकदम से हटा दिया। तो मतलब रूल्स को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि गाइडलाइंस की चीज़ें अगेंस्ट में चली जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर आप OTT प्लेटफॉर्म्स का जो भी कंटेंट है ना, इसको प्रॉपरली दिखाओ और इसका एडवर्टीजमेंट प्रॉपरली कर दो कि ये जो कंटेंट है ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट हो जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनके चॉइस का है भी ये या नहीं है, ठीक है। फिर राइटर मेंशन करते हैं यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है, यानी कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों सभी लोगों के सामने। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबको हैंडल किया जा रहा है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के थ्रू। अब मतलब यहाँ पर इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो एज वेरिफिकेशन किया जा रहा है या लोगों की कंप्लेंट की सुनवाई की जा रही है, जो भी कर रहा है यहाँ पर मे भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी यहाँ पर इन सारे कामों को देख रही है। लेकिन राइटर बोलते हैं कि अब हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल कर रहे हों तो उसके बारे में सभी लोगों को पता चल जाए। तो उसके लिए राइटर ने एक सजेशन दिया है। सजेशन यहाँ पर क्या दिया है कि मिनिस्ट्री को यहाँ एक प्रॉपरली एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनानी चाहिए, एक प्रॉपर एक बड़ी वेबसाइट हो, एक अम्ब्रेला वेबसाइट हो जहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई हो OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में क्या कंटेंट है, एडवाइजरीज क्या हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, कंप्लेंट कहाँ पर करनी है, अपील कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, कंप्लेंट जो हुई है वो क्या थी, उसके जो उस कंप्लेंट के रिस्पॉन्स में जो वहाँ से जवाब आया वो क्या था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए ताकि क्या हो, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और लोगों को सब कुछ एकदम क्लियरली पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर लोगों को क्लियरली पता होगा तो आधे से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स गिर जाएंगे। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर मेंशन किया गया कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं छुपा दी जाती हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई है, अपने हिसाब से यहाँ पर इनको फॉलो कर रहे हैं। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्मफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी तो अपने आप में सारा काम जो है ना, ये जितनी भी बॉडीज़ हैं ये कर पाएंगी। देन उसके बाद में राइटर बोलते हैं इंडिया का जो ये OTT रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म है, ये जो मॉडल है रेगुलेटरी मॉडल, इसमें अभी ज़रूरत है हमें बहुत सारी चीज़ों की। सेल्फ रेगुलेशन कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको एक लीगल बैकिंग की भी ज़रूरत है, एक प्रॉपर दूसरी लीगल बैकिंग की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर इसको हम हैंडल कर सकें, देख सकें कि ये जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी बॉडी की भी आवश्यकता है क्योंकि मिलियंस ऑफ मिलियंस आज के समय पर OTT कंज्यूमर बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको भी अगर सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है तो ये काम करना पड़ेगा। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है रिगार्डिंग OTT प्लेटफॉर्म्स की, एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं, क्या क्या हमें क्या करना चाहिए इस टॉपिक के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वैसे हमारे पास में एक और एडिटोरियल था जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन जो है ना इस एडिटोरियल को हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल फ्रंट पेज पर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो वही चीज़ यहाँ पर रिपीट कर दी गई। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक पिटीशन उसको देखने से मना कर दिया है,
कल बताया था, परसों बताया था, शायद परसों बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को हैंडल करने से मना कर दिया है। बोला कि आप इस मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के पास में जाओ और उनसे बोलो इस टॉपिक पर एक पॉलिसी बनाएं और फिर उसके बाद उस पॉलिसी को हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो बात यहाँ पर की जा रही है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के बारे में, यानी कि विमेन का जब यहाँ पर एक पीरियड पेन वाला साइकिल आता है ना, तो उस दौरान यहाँ पर उनको एक छुट्टी देनी चाहिए। इसको लेकर एक डिबेट चल रही है। और जैसे मैंने बोला, 1-2 दिन रुक जाओ, मैं आपको एक इनफ कंटेंट इस टॉपिक के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, एक ऐसा कंटेंट जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा, आपके पास में लिखित में सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये थे आज का हमारा एडिटोरियल। बाकी एक एडिटोरियल और है खालिस्तान वाला, क्योंकि एक इशू हो रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पर मैं इस वाले आर्टिकल को लेकर वो आर्टिकल डिस्कस करता, लेकिन अभी क्या है, आज वीडियो थोड़ा सा और ज़्यादा बहुत लेंथी हो चुका है, 55 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। अब लेंथी का मतलब पहले हम बहुत बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बट अभी 55 मिनट का हो चुका है, हमें टाइम से वीडियो अपलोड भी करना है, 9:30 बज चुके हैं। तो कोशिश करूँगा मैं कल वाले वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूँ। वैसे जो कंटेंट है उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो मैं पब्लिश कर दूँगा PDF में, आप PDF से डाउनलोड कर लेना। अच्छा, एक चीज़ और, ये आप देख पाओगे, एक आर्टिकल ये भी है, ये मैंने टेलीग्राम पर ऐसे ही शेयर कर दिया, डेटा पॉइंट है। MG नरेगा के बारे में चर्चा की जा रही है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर वर्कर्स को 100 दिन का रोज़गार देने का बात करता है MG नरेगा। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर पेमेंट वगैरह बहुत डिले से दी जा रही है, टेक्निकल इशू आ रहे हैं, बजट के अंदर कट डाउन कर दिया गया है, तो MG नरेगा में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। कई सारे राज्यों के पास में जो टोटल बजट है वो काफ़ी घट चुका है, क्योंकि आपको पता होगा आपकी बार 2024 का जो बजट 2023-24 का जो बजट है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम कर दिया है इसके अंदर में। तो इसकी आलोचना की गई कि MG नरेगा में ये 3 सबसे बड़े इशू हैं, तो उसमें कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर आप पहले ही आंसर राइटिंग कर चुके हो, पहले ही मैं आपको यहाँ पर एक कंटेंट प्रोवाइड करवा चुका हूँ, उसमें ये पॉइंट्स पहले ही से ही मेंशन है। क्या क्या कि MG नरेगा में 3 सबसे बड़ी दिक्कत हैं। पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है, दूसरा टेक्निकल इशू हो रहा है ना, जो अटेंडेंस वगैरह के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लेने की बार चर्चा की गई है, उसमें टेक्निकल इशू हो रहा है, तीसरा क्या बजट कट डाउन कर दिया है। तो इसके चक्कर में जो लोग हैं ना, वो अब MG नरेगा से उनका मन भर गया है, अब वो दूसरा जैसे प्राइवेट काम होता है ना, उसकी तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनर वाला चीज़ नहीं थी, एक्सप्लेन करने की ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो अगेन उसको आप ऐसे ही देख सकते हो। तो बाकी यहाँ पर ये थे आज के हमारे सारा का सारा डिस्कशन। बाकी हम लोग फटाफट अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक नेशनल कैंपेन है, ये किस लिए चलाया गया है आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर C। वैसे इसको बता ही चुका हूँ, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस है इसको कम करना, मैनुअल स्कैवेंजर्स को सपोर्ट करने का यहाँ पर यह पर्टिकुलर कैंपेन काम करता है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी 1-2 दिन रुक जाओ और मैं कुछ चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में आपको 8:30 तक या 8:40 तक या 9 तक भी, 9 बजे से पहले वीडियो मिल जाए, एक टाइम पर वीडियो मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ मैं, 1-2 चीज़ें मेंटेन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको डिस्कशन भी अच्छा लगेगा, आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सब कुछ तरीके से किया जाएगा। तो चीज़ों को थोड़ा शेड्यूल में लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यार न्यूज़पेपर ही लेट आ रहा है, 6 बजे आ रहा है। आप इमेजिन करो, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 या 9:30 तक वीडियो अपलोड कर पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, फिर उसके बाद कंटेंट भी रेडी करना है, फिर उसके बाद थंबनेल भी बनाना है, फिर उसके बाद में वीडियो अपलोड भी करना है। अपलोडिंग में कुछ समय लग जाता है, 15-20 मिनट तो अपलोडिंग में लग जाते हैं, प्रोसेसिंग में लग जाते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।